हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आसपास देखने लगें। कानपुर के एक इंसान की कहानी जो अपनी किस्मत बदलने के लिए इतना बेताब था कि उसने एक ऐसा खौफनाक खूनी सौदा कर लिया जिसे वो कभी निभा नहीं सका। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इंसान का लालच कैसे उसे ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। कौवे हमारे पूर्वजों के दूत होते हैं, जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का एक दरवाजा। अब देखिए, ये कोई आम अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये उसी खौफनाक विद्या का असली आधार है जिसे काकतंत्र कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, अपने किस्मत के तारों को छेड़ने के लिए मौत और जिंदगी के बीच के इस दरवाजे का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं। एक गरीब की मजबूरी और उस पर लदा अंतहीन कर्ज का भारी बोझ। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में है अजितेश, कानपुर के गोविंद नगर का रहने वाला एक आम आदमी, जिसका एक छोटा सा कपड़े का गोदाम था और वो पूरी तरह से कर्ज के दलदल में डूब चुका था। घर में बीवी है, एक 5 साल का प्यारा सा बेटा है, लेकिन उस घर में हंसने खेलने के बजाय सिर्फ कर्ज की खामोशी गूंजती थी। और वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई सुरेश लखनऊ में एकदम आलीशान ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। जब भी सुरेश मिलने आता तो उसकी वो तसल्ली देने वाली बातें अजितेश को अंदर तक तोड़कर रख देती थीं। और सच कहूं तो यही वो गहरी निराशा थी, खुद को कमतर समझने की वो चुभन थी, जिसने अजितेश को एक ऐसा भयानक शॉर्टकट लेने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर आती है एक बेहद धुंध भरी सर्दी की रात, जब हालात हमेशा के लिए बदल जाते हैं। मोहल्ले की सूनी गलियों में अचानक एक रहस्यमयी तांत्रिक आता है। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल बिल्कुल सफेद, लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? उसके दोनों कंधों पर एक एक कौवा बैठा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर किसी को अपनी फूटी किस्मत बदलनी है तो उसके पास इसका अचूक उपाय है। उस धुंध में तांत्रिक और उसके कौओं की छोटी छोटी आंखें जिस तरह से चमक रही थी ना, मोहल्ले वाले तो डर के मारे बस खिड़कियों से छुप कर देख रहे थे। लेकिन अजितेश, उसकी तो रातों की नींद वैसे ही उड़ चुकी थी। गरीबी से हार चुका वो शख्स उस रात अपनी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला लेने की कगार पर खड़ा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, काकतंत्र का वो खूनी सौदा जो पूरी तरह से खून से लिखा गया था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये काकतंत्र आखिर है क्या भला? आसान लफ्जों में कहूं तो ये एक बेहद ही खतरनाक और डार्क तंत्र विद्या है। इसमें सीधे तौर पर इंसानी खून का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कौवों को अपने वश में करके अपनी उन इच्छाओं को पूरा किया जा सके जो वैसे नामुमकिन है। तांत्रिक ने अजितेश को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था कि ये सिद्धि सिर्फ और सिर्फ खून मांगती है। ये कोई सुबह शाम का आम पूजा पाठ नहीं था। ये एक ऐसा सौदा था जो रातों रात छप्पर फाड़कर दौलत तो दे सकता था, लेकिन इसकी कीमत वो बहुत ही खौफनाक थी। इस खौफनाक समझौते के कुछ नियम थे और वो भी बेहद सख्त। पहला नियम, अजितेश को हर रोज सुबह बिना एक भी दिन छोड़े अपनी उंगली काटनी थी। दूसरा, उस ताजे खून को अनाज के दानों में अच्छे से मिलाना था। और तीसरा, वो खून से सने दाने कौवों को खिलाने थे। अगर गलती से भी एक दिन की चूक हुई तो वो तंत्र टूट जाएगा और अजितेश की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और जानते हैं अजितेश ने क्या किया? उसने बिना कुछ सोचे समझे इस खूनी समझौते के लिए तुरंत हां कर दी। तांत्रिक ने पहली बार अजितेश का खून दानों में मिलाकर अपने कौवों को खिलाया और उस तंत्र को पूरा किया। लेकिन वहां से जाते जाते उसने जो आखिरी चेतावनी दी ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने कहा, कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये कभी माफ नहीं करते। और आपको बता दूं, विज्ञान भी इस बात को मानता है। असल जिंदगी में भी कौवों की याददाश्त इतनी तेज होती है कि वो इंसानों के चेहरों को सालों तक याद रख सकते हैं और उनसे दुश्मनी भी निकाल सकते हैं। तो तांत्रिक की वो बात सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो एक ऐसा सच था जो बहुत जल्द अजितेश की जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाला था। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, सफलता और उसके बाद की गई एक भयानक भूल। अचानक मिली दौलत का घमंड इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। उस तंत्र का असर सच में जादू जैसा था, अविश्वसनीय रूप से तेज। पहले ही हफ्ते में अजितेश की वो बिजनेस डील फाइनल हो गई जो पिछले 3 सालों से अटकी पड़ी थी। फिर कुछ ही महीनों में उसके पास बेहिसाब पैसा बरसने लगा और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर अजितेश रईसी के उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसने एक बेहद आलीशान बंगला खरीद लिया था।
उसकी बीवी सुनीता, जो शायद हंसना भूल चुकी थी, उसके चेहरे पर भी नए घर में कदम रखते हुए एक बड़ी सी मुस्कान थी। अजितेश को लग रहा था मानो उसने पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली हो। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। दौलत और उस ऐशो आराम की चकाचौंध में डूबे अजितेश से आखिर वो भयानक चूक हो ही गई जिसके लिए तांत्रिक ने उसे सख्त हिदायत दी थी। रईसी के नशे में वो पहले तो हर रोज खून देने की उस रस्म को भूलने लगा। फिर उसने सोचा, अरे हफ्ते में एक बार कर दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और जैसे जैसे वक्त बीता उसने उस खूनी समझौते को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने उस इकलौते नियम को तोड़ दिया जिस पर उसकी वो पूरी कामयाबी की इमारत टिकी हुई थी। और बस यहीं से शुरू हुई खौफनाक चेतावनियों की वो सीरीज। अचानक से एक अकेला कौवा रोज सुबह अजितेश की कार पर आकर बैठने लगा और तेज तेज आवाजें निकालने लगा। अजितेश झुंझुलाकर उसे भगा देता, पर अगले दिन वो कौवा ठीक उसी समय फिर आ धमकता। फिर कुछ दिन बाद अजितेश को अपने उसी नए आलीशान बंगले के दरवाजे पर एक मरे हुए कौवे की लाश मिली। अब देखिए, किसी भी समझदार इंसान के लिए यह साफ इशारा था कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। लेकिन अजितेश अपने पैसों के घमंड में चूर होकर उसने इन अलौकिक चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने बस उस मरे हुए कौवे को उठाया, कचरे में फेंका, हाथ धोए और अपने काम पर निकल गया। अब आते हैं भाग 4 पर, कौवों का खौफनाक इंतकाम। एक ऐसी छीनी गई जिंदगी की बर्बादी जो अब शुरू होने वाली थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तेजी से वो सारा पैसा अजितेश के पास आया था ना, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से वो वापस जाने लगा। सबसे पहले तो बिजनेस में अचानक भारी नुकसान होने लगा। फिर उसकी जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफे वाली डील थी वो रातों रात कैंसिल हो गई। इसके बाद उसका अपना बिजनेस पार्टनर उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके लाफू चक्कर हो गया। और ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब उसके गोदाम में एक भयंकर आग लगी और सब कुछ, लिटरली सब कुछ जलकर राख हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत रोज उसकी तिजोरी खाली कर रही है। अब वो नया और आलीशान घर उनकी हैसियत से बहुत दूर जा चुका था। जरा इस बात को विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ वो घमंडी और लापरवाह अजितेश था जिसने अपने पैसों के नशे में उस तंत्र को छोड़ दिया था, और आज वही इंसान पूरी तरह से बर्बाद, हताश और मजबूर खड़ा था। नौबत यहां तक आ गई कि एक दिन उसे और उसके परिवार को चुपचाप अपना सारा सामान बांधकर वापस उसी पुराने खस्ता हाल घर में लौटना पड़ा। हाँ, वही घर जिससे वो किसी भी कीमत पर भागना चाहते थे। वो वापसी इतनी खामोश और दर्दनाक थी कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने घर लौटकर उन्हें कोई सुकून मिला, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तो एक नए और भयानक बुरे सपने की बस शुरुआत थी। जब अजितेश ने उस पुराने घर की खिड़की से बाहर झांका तो उसकी सांसें गले में ही अटक गई। छत पर, मेन गेट पर और बाहर लगे उस पुराने पीपल के पेड़ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ कौवे बैठे थे, बिना कोई आवाज किए, बिना हिले, बस एकटक उसी के घर को घूर रहे थे। मानो उन्हें पहले से ही पता था कि ये इंसान हार झाक मारकर यहीं वापस आएगा। और फिर उस रात अंधेरे में अजितेश के बेडरूम की खिड़की पर लगातार टकटक होती रही। कांच के उस पार एक कौवा बैठा था जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और वो सीधा अजितेश को घूर रहा था। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? इस श्राप का असर सिर्फ पैसों तक या अजितेश तक सीमित नहीं रहा। उस खौफनाक तंत्र ने उसके बेगुनाह 15 साल के बेटे के दिमाग को अपनी चपेट में ले लिया। उस लड़के ने अचानक पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया। वो बस दिन रात अपनी कॉपी में पागलों की तरह सिर्फ काले कौवों की तस्वीरें बनाता रहता। वो काले क्रेयॉन से इतनी बुरी तरह ड्राइंग करता था कि उसके हाथ हमेशा के लिए काले पड़ चुके थे। अगर कोई उसे टोकता या कुछ पूछता तो वो इंसानों की तरह बात करने की बजाय एक अजीब सी आवाज में गुर्राने लगता था। दहशत का ये मंजर अपनी हद तब पार कर गया जब एक दिन अजितेश ने शीशे में अपनी गर्दन पर कुछ अजीब से काले निशान देखे जो बिल्कुल किसी बड़ी चोंच के निशान लग रहे थे। वो पूरी तरह दहशत में आ गया और एक आखिरी डूबती हुई उम्मीद के साथ वो वापस उसी तांत्रिक की तलाश में भागा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। वो तांत्रिक अपनी उसी झोपड़ी में अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर कौवों के पंजों और चोंच के गहरे घाव थे। तांत्रिक ने अजितेश को देखते ही अपनी बची कुची ताकत से चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब वो तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। उन काली ताकतों ने उस इंसान को भी नहीं छोड़ा जो उन्हें काबू करने का दावा करता था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, लालच का खौफनाक अंजाम, जब मौत खुद अपना कर्ज वसूलने आती है।
उस खौफनाक रात आसमान पर गहरे घने काले बादल छा गए थे। 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 100 से भी ज्यादा कौवों ने पूरे आसमान का रंग ही काला कर दिया। पहले एक कौवा उड़ा, फिर 10, और फिर देखते ही देखते उनकी डरावनी आवाजों ने एक साथ हवा को चीरना शुरू कर दिया। ये कोई आम पक्षियों का झुंड नहीं था। ये मौत का एक ऐसा सैलाब था जो आज अपना सारा हिसाब किताब चुकता करने आया था। तभी अचानक घर के अंदर से बीवी सुनीता की चीख गूंज उठी। आवाज बेटे के कमरे से आ रही थी। अजितेश भागकर वहां पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसके बेटे को इतने भयानक दौरे पड़ रहे थे जैसे कोई पक्षी मरने से पहले फड़फड़ाता है। फिर अचानक वो लड़का गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, उसका पूरा चेहरा काला पड़ने लगा, और ये बताते हुए भी मुझे सिहरन हो रही है, उसके होंठ सचमुच एक कौवे की चोंच का आकार लेने लगे। और इसके बाद उस अनजान बुरी आत्मा ने उसी बेटे के शरीर से अपने ही पिता यानी अजितेश पर एक जानलेवा हमला कर दिया। जैसे ही अजितेश जमीन पर गिरा और उसकी सांसें रुकीं, घर के बाहर मौजूद उन सैकड़ों कौवों के झुंड ने खिड़कियां तोड़कर घर के अंदर धावा बोल दिया। वो अजितेश के शरीर पर टूट पड़े। ये खौफनाक मंजर देखकर सुनीता की तो जैसे रूह ही कांप गई। जब उसका बेटा अचानक बेहोश होकर वापस नॉर्मल हुआ तो सुनीता ने बिना एक पल गंवाए उसे उठाया और उस रात उस शापित घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। वो लोग फिर कभी भी उस जगह वापस लौटकर नहीं आए। आज वो घर सिर्फ एक डरावना खंडहर बन चुका है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि आज भी उस खंडहर के ऊपर उन खौफनाक कौवों का झुंड मंडराता रहता है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनर अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देता है। क्या रातों रात कामयाबी पाने की ये अंधी दौड़ और उसके पीछे छिपी उस खौफनाक कीमत को चुकाना क्या कभी भी सही हो सकता है? अजितेश को वो सब कुछ मिल गया था जो उसने मांगा था, लेकिन अंत में उसने अपनी दौलत, अपना परिवार और अपनी जिंदगी सब कुछ खो दिया। लालच और शॉर्टकट के खतरनाक अंजाम पर हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, जो हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे हर फैसले की असल में एक कीमत होती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।